एपीएन प्राइम टाइम सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले एक पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार के सदस्यों से मिलने की कोशिश के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने दोबारा हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष को अस्पताल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। इस पर राहुल की तीखी प्रतिक्रिया आई। राहुल ने कहा कि क्या लोकतंत्र इस तरह से काम करता है। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी गुस्सा फूटा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और अजय माकन सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं को पुलिस वैन में बिठा दिया गया है और थाने ले जाया गया। केजरीवाल को भी पुलिस ने रोका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ग्रेवाल के परिजनों से मिलने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया है। पुलिस उन्हें लेडी हार्डिंग अस्पताल से अपने साथ लेकर के गई है। केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या मैं बंदूक से लैस हूं, मुझे पूर्व सैनिक के परिवार से मिलने से कैसे रोका जा सकता है। परिजनों के मुताबिक मंगलवार को दोपहर रामकिशन अपने साथियों के साथ रक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रामकिशन ने जहर खा लिया और परिजनों के मुताबिक जो ज्ञापन उनके पिता अपनी मांगों को लेकर रक्षा मंत्री को देने जा रहे थे, उसी पर उन्होंने सुसाइड नोट लिखकर जहर खा लिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीमा पार से हो रही फायरिंग को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। पाकिस्तान की स्नापा हरकत से सीमावर्ती क्षेत्रों में दहशत है। सीमा से सटे लगभग सभी गांव खाली करा दिए गए हैं। हजारों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सीमा से लगे 174 स्कूलों को भी बंद करा दिया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अब तक 63 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से जारी फायरिंग में 8 नागरिकों की मौत से लोगों में गुस्सा है। आज जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की। समाजवादी पार्टी में बैठकों का दौर। लखनऊ में बस यात्रा को लेकर के सीएम अखिलेश यादव अपने आवास पर अहम बैठक की है। बैठक में रथ यात्रा की फाइनल तैयारियों पर चर्चा की है। वहीं सपा दफ्तर में भी प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पार्टी के नेताओं और अपने समर्थकों के साथ बैठक की है। इस बैठक में 5 नवंबर को होने वाले सपा के रजत जयंती समारोह की तैयारियों पर चर्चा की गई। और आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी लखनऊ पहुंच गए हैं और अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की। पुराने समाजवादियों को एकजुट करने की कोशिश है और शिवपाल यादव ने एपीएन से खास बातचीत की है। इस दौरान शिवपाल ने कहा कि सपा की रजत जयंती समारोह की तैयारियां जोरों पर है। पुराने समाजवादी आ रहे हैं, लेकिन छठ पूजा के कारण नीतीश नहीं आ रहे। जो लोग आ रहे हैं उनमें देवेगौड़ा, लालू, अजीत सिंह शामिल हैं। शिवपाल ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। यूपी में महागठबंधन की तैयारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिहार की तर्ज पर महागठबंधन बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में मंगलवार देर शाम कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिल्ली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। अखिलेश यादव की विकास से विजय पर जोश और उत्साह से भरी मुख्यमंत्री की खास अखिलेश सेना रथ यात्रा में शामिल होने के लिए वाराणसी से रवाना हुई है। अखिलेश सेना ने अपने युवा मुख्यमंत्री के हौसला अफजाई के लिए जबरदस्त नारेबाजी की है। अखिलेश के चेहरे वाली टी शर्ट पहने इन युवाओं ने बैनर पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ अपने युवा मुख्यमंत्री की ही तस्वीर लगाई थी। सियासी यात्रा की तैयारी पूरी। बस यात्रा को लेकर के सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने हम हर तरीके से तैयार हैं ये बात कही। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के भी हमने रणनीति बनाई है। आम लोगों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग की 8 सदस्यीय टीम अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच गई। निर्वाचन आयोग की टीम में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी भी उत्तराखंड पहुंच गए हैं, जो विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। पहली बार किसी राज्य में मतदाता महोत्सव होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्य निर्वाचन आयुक्त करने जा रहे हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग की 8 सदस्यीय टीम राजधानी देहरादून पहुंची है। इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग की टीम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे हैं। बीजेपी ने जहां निर्वाचन आयोग की टीम से पैसों के एवज में वोट खरीदने पर रोक लगाने की मांग की है। उत्तराखंड में जहां बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी चुनाव के लिए सियासी पारी खेलने का गेम प्लान बना रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस को चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के अंदरूनी उठापटक झेलनी पड़ सकती है। इसकी बड़ी वजह है युवा दावेदारों के अलावा मुख्यमंत्री सहित मंत्री पुत्र की बड़ी कतार। ये कतार तब लगी है जब कांग्रेस ने टिकट दावेदारों के लिए फीस तय कर दी है। उत्तराखंड में विपक्ष ने इस साल भी सरकार की आबकारी नीति को लेकर के तमाम सवाल उठाए हैं, लेकिन राजस्व प्राप्ति के लिए जो लक्ष्य निर्धारित सरकार ने किया है, विभाग के लिए रखा था, विभाग तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। आबकारी सचिव मदन बिष्ट का कहना है कि विपक्ष का काम प्रदेश में बस सवाल उठाना ही रह गया है। उद्योगपति यशवर्धन बिड़ला के साथ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज सचिवालय में बैठक की है, जिसमें यशवर्धन बिड़ला ने प्रदेश में निवेश को लेकर के अपनी इच्छा जाहिर की। मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि यशवर्धन बिड़ला ने प्रदेश में विकास में सहयोग देने के लिए स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल, शिक्षा में निवेश करने की इच्छा जताई है। सरकार ने कुछ सुझाव उनके सामने रखे हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मत्स्य पालन करने वाले किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने मत्स्य पालन को कृषि उद्योग का दर्जा दिया है। आपको बता दें कि मत्स्य पालन को कृषि विभाग में शामिल किए जाने से किसानों को कृषि विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिलेगा। यूपी के रायबरेली में सिविल लाइन पुलिस बूथ के पीछे होमगार्ड का शव में मिलने से सनसनी फैल गई है। होमगार्ड गौरीशंकर यादव पुलिस अधीक्षक आवास के अंदर बने गोपनीय विभाग में ड्यूटी के लिए निकले थे, लेकिन सुबह एसपी आवास से कुछ दूरी पर ही उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। शव की सूचना मिलते ही परिजन आनन फानन पर मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर पहुंचे परिजनों के साथ साथ शहर के कोतवाली सुधीर चंद्र पांडेय ने भी झड़प शुरू कर दी है। अखिलेश का उन्नाव दौरा। सीएम अखिलेश अपनी विकास से विजय की ओर रथ यात्रा की शुरुआत 3 नवंबर को उन्नाव के गंगा घाट से करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के उन्नाव जिला प्रशासन कमर तोड़ मेहनत में लगा हुआ है। वहीं प्रशासन सीएम के सुरक्षा से लेकर के ट्रैफिक कंट्रोल, रूट डायवर्जन, पार्किंग तक की व्यवस्था में जुटा हुआ है। जहां सीएम का कार्यक्रम होना है, वहां पर उनकी सुरक्षा से जुड़े सभी स्थानों का लखनऊ के बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों ने रोजाना दौरा किया है। दलित युवक की पिटाई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में दबंग भूमाफिया ने दलित युवक को घर से उठा करके उसे गांव के बाहर ले जाकर के पेट से बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई की। पति को बचाने पहुंची पत्नी की भी दबंगों ने पिटाई की है। शोर शराबा होने पर लोग जुटने लगे तो दबंग मौके से फरार हो गए। घटना की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मामले की जानकारी होने पर मंजपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। परिवर्तन यात्रा पर बैठक। वाराणसी में गुलाबबाग स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर 8 नवंबर से शुरू हो रही 13 जिलों में बीजेपी का परिवर्तन यात्रा के लिए बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम के बारे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सूचित किया गया है। परिवर्तन यात्रा के संयोजक सुधीर मिश्रा ने बताया कि 8 नवंबर को सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से इस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसका उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरी झंडी दिखा करके करेंगे। सिपाही ने खुद को गोली मारी। मैनपुरी में एसपी ऑफिस के सामने सुखवीर नामक सिपाही ने खुद को सर्विस राइफल से गोली मार दी है। गोली सिपाही के पेट में लगी है। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए मैनपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एएसपी से मिलने के बाद सिपाही ने ये कदम उठाया। सिपाही का आरोप है कि एएसपी शिष्यापाल सिंह ने उससे बदतमीजी की, जिसके बाद उसे गुस्सा आ गया और फिर उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। सपा में हो रही लूट की लड़ाई। 2017 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी रथ यात्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं 5 नवंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ कर न सिर्फ सपा सरकार की नाकामियों को
आम आदमी तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गई है, बल्कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाकर वोटरों को लुभाने की तैयारी कर रही है। 5 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहारनपुर के महाराज सिंह कॉलेज के मैदान में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करने पहुंच रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सपा में चल रहे अंतरकलह को लूट की लड़ाई बताया। नशे में धुत दरोगा फैजाबाद के तारून थाने में तैनात नशे में धुत दरोगा ने खाकी को एक बार फिर से कलंकित कर दिया है। दरोगा साहब शराब के नशे में धुत होकर के बीच सड़क पर नेता की तरह लोगों से हाथ मिलाते और लोग दरोगा की इस हरकत का मजाक उड़ाते नजर आए। नशे की हालत में दरोगा की ये तस्वीर बनाते के लिए काफी है कि आखिर क्यों यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था का हाल खस्ता है। खेतों में पानी से परेशान किसान जालौर मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दर हाईवे के किनारे बसा बड़ा गांव के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। किसानों के खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं, जिसकी वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहे। किराए पर पंप सेट लेकर खेती से पानी निकालना किसानों के लिए काफी महंगा साबित हो रहा है। उत्तराखंड के पौड़ी में लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। नुक्कड़ नाटक के जरिए सरकारी योजनाएं लोगों को समझाई गई है और वहीं युवा में बढ़ते नशे की लत को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। इस नुक्कड़ नाटक का आयोजन नवकुंवर नाटक समूह ने किया। देहरादून में आनंदम स्वीट्स नाम के मिठाई की दुकान में आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की है। मामला टैक्स चोरी का है। छापे में अधिकारियों ने दस्तावेज जब्त किए हैं, वैसे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्रैगी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों ने अपनी मेहनत और लगन से पौड़ी में प्रतिवर्ष 500 टन मशरूम का उत्पादन शुरू कर दिया है। सोसाइटी के अध्यक्ष वीर प्रताप आर्य ने अपने कुछ साथियों के साथ नागदेव के जंगल में अनुपयोगी पड़े एक सरकारी भवन में इस काम को शुरू किया है। सोसाइटी की ओर से जिले के विभिन्न सहायता समूहों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर के सभी तरह की दिव्यांगता की जांच के लिए एक ही पैमाना गलत है। कोर्ट ने कहा कि देश में 26 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता के शिकार हैं। हर दिव्यांगता का अलग इलाज है। ऐसे में भारतीय दिव्यांगता मूल्यांकन आकलन के पैमाने पर 40% दिव्यांगता को आदर्श नहीं माना जा सकता। कानून के राज के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एक सर्वे में सरकारी खुलेपन के मामले में भारत 28वें नंबर पर आ गया है, लेकिन कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मानक के आधार पर 104 स्थान पर रहा है। सभी मानकों के आधार पर 66वें स्थान पर रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत 69वें, मौलिक अधिकारों के मामले में 21वें स्थान पर और दीवानी न्याय के मामले में 93वें और फौजदारी न्याय के मामले में 71वें स्थान पर रहा है। ये सर्वे अमेरिकी स्थित वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने 113 देशों में किया। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देना अब खतरे की घंटी बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाता को उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता जानने का मौलिक अधिकार है। ऐसे में हलफनामे में झूठी जानकारी देने पर चुनाव रद्द हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत पहले दंड देकर के उसे वापस ले जाने के खिलाफ आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की रिट याचिका में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा कि आयोग को अपने द्वारा किए गए पहले के निर्णय, जिसमें दंड देने का प्रावधान भी शामिल है, उस पर पुनर्विचार करके उसे बदलने का अधिकार नहीं है। नागपुर की एक अदालत ने कहा है कि पति अपने पत्नी के नौकरी करने पर रोक नहीं लगा सकता है। अदालत एक व्यक्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मांग की गई थी कि उसकी पत्नी को काम करने से रोका जाए। उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश के स्कूल में जॉब लगने के बाद वहां शिफ्ट हो गई थी। सुनवाई के बाद जज सुभाष काफरे ने कहा है कि पत्नी को सम्मानजनक जिंदगी जीने का हर हक मिला है और वो अपनी शिक्षा के आधार पर अपना भविष्य बनाने के लिए स्वतंत्र है। टीम इंडिया का ऐलान। इंग्लैंड के खिलाफ 9 नवंबर से शुरू होने वाले 5वें टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए
टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। पहले 2 टेस्ट के लिए टीम में हार्दिक पांड्या को नया चेहरा होंगे और वहीं गौतम गंभीर को इस बार मौका नहीं दिया गया है, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में स्टैंड बाय के रूप में शामिल किए गए ऑफ स्पिनर जयंत यादव भी टीम में शामिल हैं। ओपनर के लिए राहुल, रोहित, शिखर धवन को चोट के चलते मौका नहीं मिला है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान पीआर श्रीजेश ने कहा है कि कई कप्तान होने के टीम के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर रहता है। उनका कहना है कि इससे खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी पर फोकस करना पड़ता है। श्रीजेश ने कहा कि मैं अपनी बात करूं तो कई कप्तानों की व्यवस्था से मुझे अपनी जिम्मेदारी पर फोकस करने में मदद मिलती है। मैं अपनी गोलकीपिंग में ध्यान लगा सकता हूं और बाकी खिलाड़ी गोल करने, डिफेंड करने जैसी अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर। ओलंपिक मेडल विनर पर 2 महीने का ब्रिटिश जिम्नास्टिक ने ओलंपिक मेडल विनर लुइस स्मिथ पर 2 महीने का बैन लगा दिया है, जबकि वो ल्यूक कार्सन को चेतावनी दी गई है। स्मिथ और उनके साथ ल्यूक पर इस्लाम का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। स्मिथ ने गलती स्वीकार कर ली है। दरअसल पिछले महीने एक वीडियो सामने आया था और इस वीडियो में ओलंपिक सिल्वर मेडल विनर स्मिथ ने पहले नमाज पढ़ने की एक्टिंग की है और इसके बाद अल्लाहू अकबर कह करके चिल्लाने लगे। वीडियो में जिम्नास्ट ल्यूक कार्सन भी दिखाई दे रहे हैं और वो भी स्मिथ के पीछे पीछे अजीब हरकतें करते नजर आए। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज अपना 91वां बर्थडे मना रहे हैं। उन्होंने ये तय किया है कि वो अपने दोस्तों के साथ मुंबई से कुछ दूरी पर अलीबाग में अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। शाहरुख की इस बर्थडे पार्टी में फिल्म ए दिल है मुश्किल के निर्देशक करण जौहर और एक्टर रणबीर कपूर भी शरीक हुए हैं। संजय कपूर की बेटी और किंग खान भी इसमें बॉलीवुड के किंग खान आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। वो भी अलीबाग स्थित अपने नए घर में और जश्न की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। फिल्मों से लगभग गायब हो चुके अभिनेता संजय कपूर ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपनी बेटी शनाया और शाहरुख के साथ नजर आ रहे हैं। संजय कपूर की बेटी शनाया और शाहरुख के बीच एक दिलचस्प इत्तेफाक है। दोनों का बर्थडे एक ही दिन पड़ता है। शनाया संभवतः पहली बार हाल ही में लाइमलाइट में आई थी, जब संजय कपूर ने अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। डियर जिंदगी का पहला गाना रिलीज शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर उनके और आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म डियर जिंदगी का पहला गाना लव यू जिंदगी रिलीज हो चुका है। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शाहरुख और आलिया पहली बार इस फिल्म में स्क्रीन शेयर कर रहे हैं।